तो दोस्तों एक बार फिर से फेडरल रिजर्व जो है यूएसए का वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने जा रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इससे हमारे बिटकॉइन के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आता है या क्यों आता है, इसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे। तो फेडरल रिजर्व क्या चीज़ है, क्या बला है, इसको आप आरबीआई जो हिंदुस्तान का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इससे कंपेयर कर सकते हैं। दोनों लगभग समान ही इंस्टीट्यूट है, एक जैसा काम करती हैं। ठीक है। तो आप इंडिया में भी जो लोग जानते हैं, तो भाई इंडिया में जो आरबीआई की जो कमेटी जो है जो काम करती है उसको हम लोग यहाँ पर मॉनेटरी कमेटी कहते हैं। ठीक है। और जो कमेटी आपकी फेडरल कमेटी जो यूएसए की जो वहाँ काम करती है वो होता है भाई फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ठीक है, एफओएमसी। तो आज एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है और वो लोग बताएंगे कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अब ये जो फेडरल जो है, ठीक है, इसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं या जो आरबीआई इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं कि आपके जो कंट्री जो है, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, वो अपने अपने देशों के हित की बातें करते हैं। ठीक है, वो डॉलर्स की बातें करेंगे यहाँ पर, डॉलर्स के हित की बात। और जो इंडिया का जो आरबीआई जो है वो आईएनआर रुपीस के हित की बात करेंगे। ठीक है, वो बातें करेंगे कि यूएसए में भाई लिक्विडिटी कैसे मैनेज करना है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, या फिर वहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनानी है उन सब के बारे में बात करेंगे, या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी प्रमोशन की बात करेंगे। और इसी प्रकार से हिंदुस्तान का जो आरबीआई होगा वो कंसर्न रहेगा कि आईएनआर की वैल्यू डाउन ना जाए या यहाँ पर कोई क्राइसिस ना आए। यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब मेन सवाल है यहाँ पर कि यार ये फेडरल रिजर्व वाले इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या कारण है। तो दोस्तों ये एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि जब आप लैंडिंग रेट, ठीक है, जो आपका आरबीआई सेंट्रल बैंक या फिर जो वहाँ का सेंट्रल बैंक फेडरल जो है, जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है बाकी बैंक्स के लिए, ठीक है, तो दरअसल वो आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, एक आम रिटेल को, कंपनीज को जो लोन बोरो कर रही हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है कि आप ज़्यादा लोन ना लें मार्केट में। लिक्विडिटी को वो मार्केट से कम करना चाहते हैं, पैसों को, ठीक है, जो लिक्विडिटी का फ्लो है, पैसों का फ्लो है, उसको वो कम करना चाहते हैं या लिक्विडिटी को पुल बैक करना चाहते हैं, वापस से बाहर निकालना चाहते हैं। अब ये डिस्करेज क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे थ्योरी की एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मान लो आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और पैसा बाहर निकाल लिया तो कम खर्चा होगा। जैसे मान लो भाई मेरी एक आय है, उसमें मैं, अगर मेरे पास पैसा बच रहा है, ठीक है, सैलरी कमाने के बाद में, खर्चे करने के बाद में पैसा बच रहा है, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं घूमने फिरने निकल जाऊँगा गाड़ी लेकर के। ठीक है, घर परिवार के साथ में मैं हफ्ते में 4 बार पिकनिक पे निकलूँगा या मैं एक्स्ट्रा खर्चा करूँगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि डिमांड अनावश्यक बढ़ेगी बाज़ार में। ठीक है, और वो अनावश्यक जो डिमांड बढ़ेगी उससे फिर जो कीमतें हैं और ज़्यादा ऊपर उठेंगी। तो फेडरल रिजर्व आरबीआई का ऐसा मानना है कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। ठीक है, अगर आपको महंगाई को कंट्रोल करना है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ताकि क्या होगा कि लोगों के खर्चे जो होंगे वो इंटरेस्ट रेट पे करने में चले जाएंगे। जो उसकी जो सैलरी जो है, एक कंपनी के जो प्रॉफिट्स जो बच रहे हैं वो ज़्यादा करके किस में कंज्यूम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट पे करने में। अब जब उसके पास कुछ बचेगा नहीं तो वो खर्चा करेगा क्या। ठीक है, तो उस तरीके से इस थ्योरी पर लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है किसी भी इकनॉमी में। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा भी होगा, जो लोग इंडिया में, जो लोग इनके पर्सनल लोन या फिर होम लोन चल रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि पिछले 1 साल में सबके इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि उनको क्या क्या तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है, महीने के जो खर्चे जो हैं उनका बजट ख़राब हो चुका होगा, उन्हें पता होगा। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं कि यार ये लिक्विडिटी, ठीक है, अब अगर मान लो इन्होंने बाहर निकाल ली है तो क्या इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और हमारा जो सेंसेक्स है या बिटकॉइन है या एस&पी, नेस्डैक, डाउ जोन्स, इस पे क्या इम्पैक्ट क्यों आता क्यों है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ना दो बातें हैं। पहली बात तो है थ्योरेटिकल, दूसरी है प्रैक्टिकल। और इस दोनों बातों को समझने के लिए आप सबसे पहले उनको आप मद्देनज़र रखना जब मैं आपसे बात करूं। तो जो एक तो रिटेल आदमी होता है और दूसरा जो वेल्स या फिर जो बुल्स जो होते हैं मार्केट के, ठीक है, वो बुल्स एंड बियर्स कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, थ्योरी तो आपको मैंने समझाई थी
कि जो लिक्विडिटी है इंटरेस्ट बढ़ने से वहाँ पर पैसा कम हो जाता है, ठीक है। मार्केट के अंदर में किसी भी इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है। तो अब जो बियर जो हैं या बुल्स जो हैं वो क्या करना चालू करेंगे, जैसे ही उनको ये पता चलता है कि फेडरल जो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, तो वो सारा माल बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो माल बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में लिक्विडिटी क्रंच आने वाला है, लिक्विडिटी की कमी आने वाली है। तो मार्केट में जब लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट उठेगा भी नहीं, तो वो एडवांस में सेल कर देते हैं ये न्यूज़ आते ही, ठीक है। और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, मैं आपको उस पर फोकस करके लेके जाना चाहता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इस समय महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक यूएसए में कंट्रोल आ रही है, ठीक है। वो 8-9% पर अपने पीक पे थी, लेकिन वो 3% तक आई। लेकिन ये जो जुलाई का महीना जो निकला है इसमें ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं। इसका ग्राफ बहुत पहले जो पिक पे था वो 140 बैरल तक गया था, बट जब अगर हम बात करें जून की, तो जून में वो $72 तक आ गया था पर बैरल, ठीक है, ऑयल प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस। बट मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट जब जुलाई का महीना आया है तब से क्या हुआ कि भाई ये जब खबर आनी शुरू हुई कि महंगाई कंट्रोल में आ रही है, 3% पर आ रही है, तो जो बुल्स जो हैं उन्होंने स्पेक्यूलेशन शुरू कर दिया, सट्टेबाजी, ठीक है, उसमें शुरू हो गई। और ऑयल की कोई खास डिमांड नहीं बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इन्वेस्टर्स ने तुरंत पैसा डालना शुरू कर दिया ऑयल में। ऑयल का मार्केट अपने आप इन्फ्लेट हो गया, ऊपर चढ़ गया, और जिसके वजह से जो 72 बैरल पे जो प्राइस आ गया था वो अभी शायद रिसेंट में 82-83 बैरल्स चल रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से 10-15% की यहाँ पर जो इन्फ्लेशन आई है ऑयल प्राइस में, ये रिफ्लेक्ट होगा अगले महीने, यानी कि अगस्त का जो CPI डाटा जो आएगा यूएस का और बल्कि सभी कंट्रीज़ का, ठीक है, उसमें आपको ये महंगाई बढ़ी हुई नज़र आएगी। तो इसका क्या मायना है? इसका मायना ये है कि अब फेडरल रिजर्व्स के ऊपर में या जितने भी तमाम सेंट्रल बैंक्स हैं उनके ऊपर में दोबारा से अब ये दबाव आएगा कि इस महंगाई को, इस बढ़ी हुई महंगाई को दोबारा कंट्रोल करना है। ये एक साइकिल है, ठीक है। तो फेडरल रिजर्व जो है वो महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, और जब कम होती है तो बुल्स जो हैं वो जो ऑयल में बाइंग कर रहे हैं। और उसके अलावा भी एक खास बात यह है कि ऑयल के अंदर में बेशक चाहे से जो इन्फ्लेशन आया है वो बुल्स की बाइंग से आया है, मगर एक पंगा और है कि सऊदी अरेबिया लगातार अपनी ऑयल सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। वो जो प्रोडक्शन जो है उसका वो हाईएस्ट लेवल पे जब था पिछले साल वो था 12 मिलियन बैरल्स पे था, और अभी वो 9 मिलियन बैरल्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये कसातनी चल रही है यूएस और सऊदी, ये एक अलग जियोपॉलिटिकल मैटर है, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। तो अब सऊदी अरेबिया क्योंकि प्रोडक्शन कट कर रहा है तो उससे भी प्राइस बढ़ रहा है ऑयल का, ठीक है। तो ये सब कारण हैं जो मजबूर कर देंगे फेडरल को लिक्विडिटी को टाइट करने में, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अभी नियर फ्यूचर में मैं नहीं मानता कि 1-2 महीने मार्केट बहुत ग्रोथ देखेगा। बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा मैं, बिटकॉइन का मार्केट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट है उसमें कोई बुल रन अभी कोई नज़र नहीं आता, ठीक है। हाँ, अब ये होगा बस इतना ही कि अभी ये आज मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, 2-5 दिन बाद कोई न्यूज़ आएगी कि ETF फलाना जगह कुछ लगाया गया है अप्रूवल के लिए, या कोई बैंक है जो, या जापान ने अभी बाइनेंस को सपोर्ट करने की बात कही है, या इस प्रकार के कोई भी जो पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी उसके मार्फत आपके इन्फ्लुएंसर्स आपको दोबारा से फोमो में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो काफ़ी प्रेशर में हैं। वो एक जंप चाहते हैं, ठीक है, वो अपने मार्केट प्राइस में, नहीं तो क्या होगा कि ये ऑल्ट कॉइन्स मर जाएंगे, ठीक है। तो वो मरे ना, उसके लिए उनको एक नया प्रचार चाहिए, नया एक एग्जिट लिक्विडिटी चाहिए मार्केट के अंदर में। तो ये फोमो क्रिएट करवाया जाता है इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, ताकि इन्फ्लुएंसर्स को लगे कि हाँ यार अब दोबारा से अब मार्केट उठेगा। लेकिन अभी कुछ उठने की कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वर्ल्ड वाइड वो बहुत अच्छी नहीं हैं। अपना पैसा सुरक्षित रखो, ठीक है, अपनी करेंसीज में ही रखो, USDT में भी मत जाओ। मैं तो नहीं कह रहा कि आप USDT में अपना पैसा रखो, ठीक है, नहीं। और मैं ये भी सलाह नहीं दे रहा कि आप अपना बेच दो। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो की बात करूं तो मैं तो दिसंबर 2022 में ही जो कुछ मेरे को निर्णय लेने थे, 2021 में जो कुछ मेरे को निर्णय लेना था मैं ले चुका था।
अब मेरा पोर्टफोलियो एज इट इज़ वहीं पड़ा हुआ है। हाँ, अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं यूएसडीटी में भी नहीं हूँ। मैं तो अपना पैसा सिक्योर नहीं मानता यूएसडीटी में भी, ठीक है। स्पेशली इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जब बाइनेंस के ऊपर ही खतरे की घंटी है, ठीक है, ट्रोन के ऊपर ही खतरे की घंटी है। तो अभी तो मैं अपना पैसा आईएनआर में ही रखना सुरक्षित मानता हूँ, और अभी अगले कुछ महीनों तक, जब तक के मार्केट की अनसर्टेनिटीज क्लियर ना हो जाएं। तो ये था दोस्तों पूरा एक विश्लेषण, कंप्लीट विश्लेषण की मार्केट कंडीशंस क्या हैं, और जो फेडरल रिजर्व है ये अपना इंटरेस्ट रेट क्यों हाइक करते हैं, और इससे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट में आप जरूर पूछिए। थैंक यू दोस्तों।